ट्रम्प गवर्नमेंट इसी बेस पे आई थी कि हम सबसे ज़्यादा नौकरी के जो मौके पैदा करेंगे अपने ही लोगों के लिए करेंगे। जो मैं बात कर रहा हूँ ना, जो मैं जिस सरकार की बात कर रहा हूँ, चाहे वो बीजेपी की है, कांग्रेस की है, आम आदमी पार्टी, तब उनके पास ना ये था कि बस मेरे पास मीडिया आए, कैमरा मेरे सामने हो और मैं अपनी पूरी भड़ास निकाल दूँ। 20, 25, 30 दिन ना आपका इंतजार रहता है नेक्स्ट सैलरी कब आएगी। तो आप वो नेक्स्ट सैलरी के लिए काम कर रहे हो। जो लोग वहाँ पे जाते हैं वो लोग कई सालों से जॉब कर रहे हैं, पर उनकी जॉब का खतरा जो है, जाने का खतरा अब उनके सर पे मंडराने लग गया। पर वहाँ पे कैसे हॉस्पिटल्स में लोग मर रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जून का टाइम ऐसा आया जब मेरे को खुद को कोविड हुआ। Hi everyone, welcome back to another episode of edX Talks. आज मेरे साथ है मिस्टर भलिंदर सिंह वर्मानी. He is a senior journalist and founder CEO of We Media. ये US, कनाडा जैसी कंट्रीज़ में मीडिया कवर करते हैं, NRIs के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं, इंडियन ऑडियंस तक वो कनेक्ट्स लेके आते हैं. एंड बिफोर दैट ही हैज़ बिन इन द इंडस्ट्री फॉर मोर देन 25 years नाउ. 2000 से स्टार्ट करके ये एक लीड जर्नलिस्ट और एंकर रहे हैं. So thank you so much sir कि आपने ये टाइम निकाला for this conversation with me. We welcome you on the show. Thank you Barisha, thank you so much. It's a great honor for me. बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने देखे हैं और आज बरीशा के साथ हम खास पॉडकास्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे शूट्स हम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये शूट जो है ना बहुत खास होने वाला है क्योंकि बरीशा के मैंने बहुत से एपिसोड्स देखे हैं और आपका सवाल करने का नज़रिया, अंदाज बिल्कुल डिफरेंट है और वो होना भी चाहिए क्योंकि यू नो जेन ज़ी की यही खासियत है कि वो कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं और कुछ ना कुछ नया आजमाते भी रहते हैं. आई थिंक थैंक यू सो मच सर. और वो थोड़ा सा एम रहता भी है जेन ज़ी का पर्सपेक्टिव मिलेनियल्स के साथ कनेक्ट करना. So that's there. But once again, thank you so much. It's our pleasure to have you. And for the viewers, this video again बहुत सारी journeys सर की जब हम cover करेंगे, experiences cover करेंगे, बहुत stories हैं सर के पास जो हम cover करेंगे. So make sure you're watching it till the end and share it with your family and friends. So can we start? Sure. Please. Go so ahead. सबसे पहले again, I'd like to start from your journey. Okay. You have been in the media since 2000, right? That was one time जहाँ पे मीडिया इतना prevalent नहीं था जितना आज है. So how did you happen to come into journalism? Was it a choice? Did you know about it? आपके कोई connections थे? How did you enter the media industry then? बहुत सही सवाल किया बिकॉज 20K जो था वो एक ऐसा दौर था बरीशा जब हर कोई ना कंप्यूटर की तरफ भाग रहा था. आपने नेट एपटक ये इंस्टीट्यूट सुने होंगे. Right. हर कोई चाहता था कि मैं कंप्यूटर में ना महारत हासिल कर लूं. शायद मैं भी उनमें से एक था. Okay. मैंने भी सोचा कि यार कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मुझे भी करनी चाहिए. तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग C++, ओरेकल, जावा ये भी सब मैंने किया. Okay. लेकिन उसके बाद जब मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया, अब मेरी अगला जो पड़ाव था वो था कि मुझे जॉब करनी है. लेकिन जैसे मैं जॉब की तरफ बढ़ा मुझे लगा यार ये ना प्रोग्रामिंग मेरे बस की नहीं है. ठीक है, सारा दिन लैपटॉप के आगे बैठे रहो, उसके बाद प्रोग्रामिंग करते रहो, कोडिंग करते रहो, मेरे बस की बात है नहीं. तो क्या किया जाए? तो क्या किया जाए? उस दौर में एक इंस्टीट्यूट था iWISE, एशियन यूथ इंटरनेशनल एंड एजुकेशन सोसाइटी. तो उसमें मेरे एक नोन थे प्रोफेसर अविनाश सिंह जी. तो उन्होंने मुझे एक दिन वैसे ही बुलाया था अपने इंस्टीट्यूट में. तो वहाँ पे पहुंचा मैं. तो उन्होंने कहा, मैंने वैसे ही पूछा कि बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जर्नलिज्म. मैंने कहा वो क्या होता है, ये क्या चीज़ है, मुझे भी बता दो. तो क्योंकि वो दौर ऐसा था मुझे नहीं पता था जर्नलिज्म क्या होती है, क्योंकि मेरा दिमाग भी वही भेड़ चाल की तरह कंप्यूटर की तरफ भाग रहा है. तो उन्होंने मुझे जर्नलिज्म के बारे में बताया, एंकरिंग के बारे में बताया, मार्केटिंग, सेल्स कैसे की जाती है, PR क्या होता है, इसके बारे में बताया. मुझे बड़ा सब्जेक्ट ईजी लगा और मेरा इंटरेस्ट पहले दिन से उसमें आने शुरू हो गया. क्योंकि कुछ ना कुछ नया था. जैसे जैसे आगे बढ़ा मैंने कोर्स ज्वाइन किया. कोर्स ज्वाइन करने के बाद मुझे कैमरा फेस करने का मौका मिला इंस्टीट्यूट में. वो भी एक मेरे लिए बड़ा अच्छा सब्जेक्ट था यार कि कैमरा मुझे फेस करना है. ठीक है, तो कैमरा फेस करना शुरू किया, उसमें एंकरिंग शुरू की. 2000 में ही बिल्कुल एंड में पंजाब टुडे लॉन्च हो रहा था. एक चैनल था जो 24 आवर न्यूज़ चैनल था अपने आप में. इससे पहले पंजाबी का कोई भी 24 आवर न्यूज़ चैनल नहीं था.
वो अपने आप में एक पहला न्यूज़ चैनल था, पंजाब टुडे। डीडी जलंधर पे पंजाबी न्यूज़ के बुलेटिन्स आते थे, सैटरडे संडेज को आते थे, लेकिन कोई भी फुल फ्लैज नहीं था। तो हमारे टीचर्स ने मुझे कहा कि भाई आप भी ऑडिशन दे के आओ। चले गए ऑडिशन देने के लिए और भगवान की कृपा रही, ऑडिशन भी क्लियर हो गया। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई एज ए एंकर, एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट आप कह सकते हैं। तो वहाँ से शुरू करते करते फिर मैंने पंजाब टुडे ज्वाइन किया। देन उसके बाद जी न्यूज़ में काम करने का मौका मिला। देन पीटीसी न्यूज़ में काम करने का मौका मिला। पीटीसी न्यूज़ ने मुझे मौका दिया कि मैं अमेरिका जाऊँ। वहाँ से अमेरिका की जर्नी शुरू हुई। देन आज होते होते 25 साल हो गए इस मीडिया इंडस्ट्री को देखते हुए। वेरी ब्यूटीफुल। तो आपने बहुत सारा चेंज देखा है सर मीडिया इंडस्ट्री में ओवर द 25 ईयर्स, फ्रॉम अ टाइम जहां आपको खुद को नहीं पता था जर्नलिज्म क्या होता है, मीडिया कैसे वर्क करता है, बिल्कुल, टिल अ डेट जहां हर बच्चे को आज पता है कि मीडिया क्या होता है और कैसे वर्क करता है। हाउ हैज दिस ट्रांजिशन बीन फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, अ पर्सन हु हैज बीन इन द इंडस्ट्री? वर्षा, जब 25 साल पहले मैं मीडिया में आया था, और उस समय क्या होता था, जब हम किसी रैली में जाते थे या किसी के साथ शूट करने जाते थे, हम बड़े बड़े जो कैमरास थे वो लेके जाते थे, और कैमरे का जो वेट होता था 5 किलो का होता था। उसके साथ जो बैटरी अटैच होती थी वो अलग से 2 किलो की बैटरी होती थी। आज हमारे लिए बहुत आसान हो गया, हम मोबाइल से शूट कर पा रहे हैं या DSLR से शूट कर पा रहे हैं। ठीक है, आज हम बैठ के आराम से शूट कर पा रहे हैं। लेकिन ये उस टाइम इजी नहीं था। हमारे पास बीटा टेप्स होती थी। बीटा टेप्स की मैक्सिमम जो रिकॉर्डिंग टाइमलाइन थी वो 30 मिनट्स या 45 मिनट्स होती थी। उसके बाद हमें कैमरामैन इशारा करता था, सर टेप खत्म होने वाली है, चेंज करो, यहाँ पे ब्रेक लो। तो डेफिनेटली बात। उसके बाद लंबी लंबी XLR केबल्स होती थी, लंबे लंबे माइक्स होते थे। आज बहुत छोटे छोटे माइक्स आ चुके हैं, आज। और उनकी और आज की अगर बात करें, छोटे छोटे DSLR कैमरास जो हैं उनकी क्वालिटी मच मच बेटर है बीटा कैमरास से, तो ये जो चेंज है बहुत ज़्यादा हमने देखा है। सेकेंड थिंग, आज हमारे पास सोशल मीडिया है। फेसबुक पे, यूट्यूब पे हम बेधड़क बिंदास लाइव कर सकते हैं। लेकिन तब लाइव करना, ब्रॉडकास्ट वो भी वैन्स होती थी, राइट? उसे पहले लेके जाना कहीं पे, या ह्यूज सेटअप करना पड़ता था हमें। जब लाइव करना है तो हमें कम से कम 6, 7, 10 लोगों की टीम चाहिए होती थी कि हम एक अच्छा लाइव कर पाएं। आज कहीं भी आप बैठ जाओ, आप एक गुरुद्वारे में, मंदिर में, जागरण कहीं भी हो रहा है, वो वहीं से लाइव शुरू हो जाता है। बिल्कुल, एक सिंगल हैंड पर्सन ही मोबाइल शुरू करता है, फेसबुक पे लाइव शुरू कर देता है वो, तो आज जो है ना बहुत इजी हो गया, राइट। तो ये जो मैंने चीज़ देखी है, बहुत ही मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग हमारे पास एक ऐसा हथियार है आज के टाइम पे कि हर किसी के पास कैमरा है, हर कोई अपनी एक स्टोरी बिल्ड करना चाहता है। बिल्कुल। पर लेकिन पहले ऐसा नहीं था। हम मानते हैं मीडिया इज आवर वन ऑफ द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? बट इतना ज़्यादा असेस जो मीडिया का हो गया है कि हर किसी के हाथ में फ़ोन है, कोई कहीं से भी कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल रहा है, कहीं ना कहीं दैट हैज़ रिड्यूस द मे बी ट्रस्ट और ऑथेंटिसिटी और वैलिडेशन दैट मीडिया हैज़। इंडिया में वो बहुत ज़्यादा है, और इंडिया में जो चैनल्स हैं या जो एक्चुअली में अथॉरिटीज़ हैं जिन्हें वो राइट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं। Is it the same in other countries as well, or this culture of misinformation, or you can say, I'd like to call it maybe media pollution, वो इंडिया में भी है या वो बाहर ही है? Is there any way कि हम उस चीज़ को रोके, या with the assess ये चीज़ बढ़ेगी ही बढ़ेगी? बरीशा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बड़े दिलचस्प है, क्योंकि कुछ साल पहले की अगर बात करें, जब सोशल मीडिया हमारे हाथ में नहीं था, हर कोई चाहता था कि मुझे ना मीडिया के कवर करे। मीडिया के हाथ बंधे थे, मीडिया हर किसी के पास तो नहीं जा सकता, राइट? लेकिन लोग अपनी भड़ास निकालना चाहते थे। बुजुर्ग बैठे हुए हैं, गांव में लेडीज बैठी हुई हैं कि चलो सास बहू का सीरियल खत्म हुआ, चलो अब चुगलियां शुरू करते हैं। ठीक है, तो चुगलियों का जो सेशन था ना, वो सिर्फ 3-4 लोगों के बीच में प्रॉक्सिमिटी में था। ठीक है, लेकिन वो चाहते थे कि यार जो मैं बात कर रहा हूँ ना, जो मैं जिस सरकार की बात कर रहा हूँ, चाहे वो बीजेपी की है, कांग्रेस की है, आम आदमी पार्टी, किसी की भी है, मेरा व्यू पॉइंट ना सब जाने। ठीक है, कि मैंने किसको वोट दिया, क्यों दिया, ठीक है, आज मेरी गली मोहल्ले में क्या हो रहा है। तब उनके पास ना ये था कि बस मेरे पास मीडिया आए, कैमरा मेरे सामने हो और मैं अपनी पूरी भड़ास निकाल दूं। ठीक है, ऐसा हो नहीं पा रहा था। अब आया सोशल मीडिया का युग, सबके हाथ में कैमरास,
ठीक है, तो लोगों ने देखा यार कि जो आजकल के बच्चे हैं ना वो कुछ ना कुछ रील्स डाल रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ अपनी जर्नी के बारे में बता रहे हैं। तो जो बुजुर्ग लोग थे जिनको चुगलियाँ करने का शौक था, लेडीज थे जो चुगलियाँ करने का शौक था, तो वहाँ से वो शुरू हुआ कि किस तरह से ना मैं अपनी मन की भड़ास निकालूं। मोबाइल सामने रखा, अब जी मेरे घर में जो हो रहा है वो तो मैंने बताया है, लेकिन जो मेरे मोहल्ले में हो रहा है, जो मेरा एमएलए कर रहा है, काउंसलर कर रहा है, या मेरा नेता जो कर रहा है, मेरी पार्टी जो कर रही है, वन साइडेड स्टेटमेंट इज ऑलवेज अ क्राइम इन मीडिया। लेकिन ये कोई समझना चाहता ही नहीं है, क्योंकि आजकल ना हम सिर्फ मजा लेना चाहते हैं। राइट। तो मजे मजे में क्या हो रहा है कि जर्नलिज्म का जो आकार है ना वो कम होता जा रहा है। ऑथेंटिसिटी क्या है इसके बारे में कोई जानना ही नहीं चाहता। सच्चाई क्या है जानना ही नहीं चाहता। इसीलिए हमारे जो बुजुर्ग है ना, आप देखते हो कि कई बारी कुछ ऐसी वीडियोस आते हैं, वो हमें आके सबसे पहले बताते हैं देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है, हम कहते हैं नहीं प्लीज पापा मम्मी ऐसा नहीं है, आप देखिए उसकी सच्चाई देखिए। राइट। तो डेफिनेटली बात है, ये चीजें ना ऑथेंटिसिटी के ऊपर बहुत ही बड़ा जो है ना मार्क हो रहा है, बहुत ही बड़ा कह लो कि कम से कम मैं ये बोलूँगा कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और हमें कम से कम ये ज़रूर देखना चाहिए कि हम जो देख रहे हैं उसमें सच्चाई है या नहीं है। ठीक है, लोग गांव में, शहरों में, कहीं ना कहीं गली मोहल्लों में अपने एक कमरे में बैठ के बंद कमरे में वीडियो तो बना लेते हैं, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? सिर्फ वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और कुछ नहीं है। जो एक्चुअली जर्नलिस्ट्स हैं, मे बी लाइक यू और यू नो द पीपल हु आर इनटू मीडिया फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स, या जो अभी भी आ रहे हैं लोग पढ़ के, यू नो, एक प्रोफेशनल रूट के थ्रू, कैन दे डू समथिंग कि वो इस ऑथेंटिसिटी को इंक्रीज कर पाए, या यू नो मे बी जो एक्चुअल जर्नलिज्म है जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं, जिसे हम एक्चुअली में यू नो वन पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मानते हैं, उसे वो मेंटेन कर पाए उसके रिस्पेक्टफुल फॉर्म में? हमारी तरफ से पूरी कोशिश है ठीक है, कि हम जो कर रहे हैं आज तक करते आए हैं, तो डेफिनेटली बात है, एक हम स्टेटमेंट को आंखें बंद करके नहीं चलाते, उसके पीछे क्या सच्चाई है लोगों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। राइट। चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज की हो, चाहे वो गली मोहल्ले के नेताओं की बात हो, चाहे वो एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री की बात हो, कहीं ना कहीं एक ब्रिज भी अगर गिरता है, अगर एक बॉम्ब ब्लास्ट भी कहीं हुआ है, तो उसकी सच्चाई क्या है? राइट। कितने लोग उस बॉम्ब ब्लास्ट के शिकार हुए, कितनी फैमिलीज को चोट पहुंची है, उसके पीछे ये बताना बहुत ज़रूरी है। बट वो भी एक टाइम था, 1984 का टाइम था, 77 का टाइम था, 89 का टाइम था, 93 का टाइम था। ये मुझे लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो उस साल में क्या हुआ था, वो जानते हैं। लेकिन मीडिया के सामने वो फैक्ट्स जो आते थे, जो सरकार बताती थी, जो पुलिस बताती थी, वही सामने आ जाते थे। पर आज जो फैक्ट्स हैं वो अपने आप आ जाते हैं बाहर, मीडिया से छुपते नहीं हैं। राइट। तो मीडिया डेफिनेटली बात है, हम जैसे कई सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो बहुत ही अच्छी तरह से सच्चाई से बात को बयान करते हैं, बट फिर भी इल्ज़ाम हमेशा लगते हैं कि मीडिया बिकी हुई है। राइट। और ये मुझे लगता है कि इल्ज़ाम सब पे लगते रहेंगे और इन फ्यूचर भी लगते रहेंगे। इन पे जितना मर्जी आप पानी डालो, ये कभी धुल नहीं सकते। And now, you know, to even lighten the conversation a bit, I'd like to cover your entrepreneurial journey, sir. आप इतने years के लिए एंकर थे, आप जर्नलिस्ट उसमें रहे. How did you think now I want to start my own media company? मेरे को बिजनेस वाले एस्पेक्ट में आना है. 2000 से जब शुरू हुई थी जर्नी, 2019 तक आते आते मुझे ऐसा लगा कि यार लोगों के लिए ना एंकर्स, रिपोर्टर्स, कॉरेस्पॉन्डेंट्स बड़े इजी थे दिखने. बहुत फेम मिला, लोग आके सेल्फीज लेते थे, ऑटोग्राफ्स लेते थे कि यार हम आपको चैनल में देखते हैं, आप न्यूज़ पढ़ते हो. लेकिन अपने अंदर ना मुझे लग रहा था कि यार मैं ना क्या कर रहा हूँ. मैं जाता हूँ सुबह 8 बजे ऑफिस जाता हूँ, न्यूज़ डेवलप करते हैं, एंकरिंग करते हैं, वापस शाम को 10 बजे घर आ जाता हूँ. फिर अगले दिन फिर वही जर्नी शुरू होती है. हम एक स्टूडियो के अंदर बैठ जाते हैं, ठीक है, जैसे आज हम स्टूडियो में बैठे हैं वैसे ही मैं स्टूडियो में जाके बैठ के एक एंकरिंग करनी, न्यूज़ पढ़ना, फोनोस लेने, इंटरव्यूज़ लेने, फिर आप वापस घर आ गए. तो एक ना आदमी के अंदर थकान आ जाती है कि आप हर रोज़ वही काम कर रहे हो, डेली वही काम कर रहे हो. अब अपने बॉसेस को बोलते हो यार मैं कुछ नया करना चाह रहा हूँ, लेकिन क्या करना चाह रहे हो? जब आप आइडियाज़ बताते हो तो डेफिनेटली बात है कंपनी के हाथ बंधे होते हैं. कंपनी कहती है कि नहीं इसमें रेवेन्यू कैसे आएगा.
खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जब मैं अमेरिका में था तो अमेरिका में भी मैंने अपने बॉसेस को बहुत सारे बताए कि किस तरह से हम लोगों के पास जाके उनकी रियल लाइफ स्टोरीज बता सकते हैं। हर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके स्टूडियो तक पहुंचे। लाखों लोग ऐसे हैं जो जिनके पास बहुत अच्छी स्टोरीज हैं, बहुत अच्छी उनकी लाइफ जर्नी है, लेकिन हो सकता है वो अपने काम में इतना बिजी हो, वो आपके स्टूडियो ना आ पाए। जो आपसे 1000 किलोमीटर दूर बैठा, वो 1000 किलोमीटर फ्लाई करके तो आपके पास नहीं आएगा। आपको ही उनके घर पे जाना पड़ेगा, आपको ही उनके ऑफिस जाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली बात है, जैसे आप घर से बाहर निकलते हो आपके खर्चे शुरू हो जाते हैं। तो कंपनीज हमेशा देखती है कि हमारे खर्चे कैसे पूरे होंगे। वो भी अपनी तरफ से गलत नहीं है, बट लेकिन मैं थक चुका था कि मुझे जॉब करते करते ना बस हो गई है मेरी, मैं जॉब नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक हम जॉब करते रहेंगे ना तो हमारे माइंड में ना सिर्फ एक ही सवाल आता है कि हमारी सैलरी टाइम पे आती रहे। दैट्स इट। हम सैलरी के लिए काम करते हैं, हम अपने आप को राइज करने के लिए काम तो कर ही नहीं पाते। ट्रू। क्योंकि पहले दिन जब फर्स्ट वीक ऑफ अ मंथ आपकी सैलरी आ जाती है, उसके बाद 20, 25, 30 दिन ना आपका इंतजार रहता है नेक्स्ट सैलरी कब आएगी। तो आप वो नेक्स्ट सैलरी के लिए काम कर रहे हो। राइट। डेफिनेटली बात है, मैंने एक फैसला लिया कि मुझे जॉब नहीं करनी। मेरे बहुत सारे सीनियर्स थे, बहुत सारे दोस्त थे मीडिया में जिन्होंने मुझे बहुत रोका कि नहीं यार, तूने इतने अच्छे अच्छे चैनल्स में काम किया है, एकदम से क्विट मत कर। रिजाइन देने के बाद तेरे पास कल क्या है, एक अच्छी सैलरी है, क्या इसका 50% भी तुम नेक्स्ट मंथ कमा पाओगे अगर आप जॉब छोड़ते हो? तो मेरे पास आंसर था नहीं। पर क्या करूंगा, मुझे पता था यार कि भगवान ने इतना एक्सपीरियंस दिया मुझे, 20 साल हो गए मीडिया इंडस्ट्री में, तो मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। कैमरे की नॉलेज थी, न्यूज़ की नॉलेज थी, पॉलिटिक्स की नॉलेज थी, कहीं ना कहीं अपने काम को मुझे पता था कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जॉब छोड़ी। कंपनी ने मुझे बोला कि जब भी आप आना चाहो वापस आ सकते हो। ये मेरे लिए सेटिस्फेक्शन था कि यार शुक्र है, बैकअप है। बट मुझे ये था कि मैंने एक बारी जॉब छोड़ दी तो मैं दोबारा जॉब नहीं करूँगा। लेकिन वो टाइम मेरे लिए बहुत गलत था, क्योंकि 2019 में मैंने जॉब क्विट की। 2020 में मुझे याद है कि 3 मार्च 2020 में मैं कैलिफोर्निया में लैंड हुआ था। ठीक है, और 15 मार्च को कोविड आ गया। 15 मार्च के बाद पूरी दुनिया शटडाउन थी। मैंने एक गुरुद्वारे में एक कमरे लिया हुआ था जहाँ पे मुझे सिर्फ 2-4 दिन रुकना था, और वहाँ पे मैंने 6 महीने काटे, क्योंकि ना उस टाइम पे कोई होटल मिल रहा था, ना ही कोई रेंट पे दे रहा था, ना ही मैं फ्लाई करके वापस इंडिया आ सकता था या मैं अमेरिका में कहीं और जा सकता था। तो मैंने कम से कम 4-5 महीने मैंने उसी गुरुद्वारे में स्पेंड किए। लेकिन मैंने अपने आप को रोका नहीं। वहाँ से मेरी एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू हुई कि मैंने अमेरिका में ही कोविड को कवर करना शुरू किया। उस पीरियड के दौरान कोई भी जर्नलिस्ट बाहर नहीं आना चाहता था, क्योंकि हर किसी को अपनी लाइफ का डर था, भाई मेरे को कोविड ना हो जाए। पर मुझे लगा कि यही एक बेटर टाइम है मेरे लिए कि मैं कुछ ना कुछ नया करूं। मैं अमेरिका में बैठ के कोविड की रिपोर्ट्स कवर कर रहा था, यहाँ इंडिया में उसे दिखाया जा रहा था कि क्योंकि सबसे पहले अमेरिका में ही कोविड आया था। इंडिया में तो लोग एंजॉय कर रहे थे दैट टाइम, कि लोगों ने पहली बार शटडाउन देखा था, लोग वो थालियां पीट रहे थे कि जाओ कोविड गो कोविड। सो डेफिनेटली बात है, पर वहाँ पे कैसे हॉस्पिटल्स में लोग मर रहे थे मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जून का टाइम ऐसा आया जब मेरे को खुद को कोविड हुआ। और आई वॉज ऑन वेंटिलेटर, हाफ वेंटिलेटर। मैंने 15 दिन कोविड के पेशेंट्स को कवर करते, जब खुद कोविड हो गया तो मैंने खुद 15 दिन आईसीयू में स्पेंड किए। भगवान की कृपा से मैं बाहर आया। 15 दिन मुझे एक और मेडिकल सेंटर में शिफ्ट किया गया। देन उसके बाद वापस इंडिया आने का मौका मिला, क्योंकि इमरजेंसी फ़्लाइट्स जो थी, एवैक्यूएशन फ़्लाइट्स जो थी शुरू हो चुकी थी। इंडिया वापस आके मुझे फिर क्वारंटीन किया गया। तो मैं 45 डेज़ का पीरियड एक ही कमरे में बंद था। लेकिन उस 45 डेज़ ने मुझे सिखा दिया कि अगर मैं ज़िंदा बचा हूं ना, तो मुझे कुछ ना कुछ मीडिया में ऐसा कुछ करना है जो कोई और नहीं कर पा रहा। उस 45 डेज़ में मैंने अपनी एक टाइमलाइन बनाई कि मुझे किस किस तरह से आगे बढ़ना है। इंडिया में आने के बाद मैंने वी मीडिया को लॉन्च किया दिसंबर 2021 में। देन उसके बाद आई नेवर टर्न बैक। अमेरिका में फिर से मैं वापस गया। जब
सब कुछ कोविड ख़त्म हो गया था और पिछले 3 साल से मेरी वो जर्नी लगातार जारी है। तकरीबन 20 स्टेट्स के लोगों को मैंने कवर किया है जहाँ पे मेन NRIs का हब है। ओके। और उसके अलावा तकरीबन अगर आप एक स्टेट के मिनिमम 4 शहर भी मानो तो आज मैं 80 शहर की एक यात्रा कर चुका हूँ अमेरिका की, जहाँ पे मुझे अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिला है, उनकी स्टोरीज को जानने का मौका मिला है, उनके साथ इंटरव्यूज करने का मौका मिला है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं अपने चैनल्स को बताता था, अपने बॉसेस को बताता था कि हमें उनके पास जाना पड़ेगा, तो वो चीज़ आज मैं कर रहा हूँ। खर्चे बहुत हैं, खर्चे बहुत हैं, लेकिन जब हम उनके पास पहुँचते हैं तो पता चलता है यार मेरा ना वहाँ जाना ना सार्थक रहा, यू नो, वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है, वर्थ इट है। राइट, गॉट इट। एंड आई थिंक यू नो मे बी वन रीजन दैट यू चोज NRIs वाज लाइक कि कोई और नहीं कर रहा था, बट हाउ हैज दिस जर्नी ऑफ कवरिंग NRIs been for you, because it's very different, nobody has been covering NRIs before, you started with it. वो जर्नी कैसी थी? कोई स्पेसिफिक मोमेंट जब आपको लगा कि यहाँ यू नो हमें एक साइन होता है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ या इसी चीज़ में मुझे आगे और करना है? So how has it been for you? मैंने एक चीज़ बड़ी नोटिस की कि हम इंडिया में बैठ के तो खबरें जानते ही हैं। इंडिया का मीडिया किसी से छुपा नहीं है, हम छोटी से छोटी चीज़ को भी बहुत बड़ा बना के दिखाते हैं। तो उसी तरह से NRIs को इंडिया में क्या हो रहा है, पंजाब में, दिल्ली में, बिहार में, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, सब पता चल जाता है। लेकिन NRIs खुद क्या कर रहे हैं वो हमें नहीं पता चल पाता। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्ग जो थे आज से 40-50 साल पहले जब वो अमेरिका गए थे, कनाडा गए थे, उनके हाथ में $10 थे। ठीक है, तब कोई सिटीजनशिप नहीं होती थी, तब कोई PR नहीं होती थी, लोग हवाई जहाज तो बहुत दूर की बात है, जंगल के जरिए वहाँ पे पहुँचे थे, क्रूज के जरिए वहाँ पे पहुँचे थे, बड़े बड़े जो कार्गो शिप्स होते हैं उनके थ्रू पहुँचे थे। लेकिन वो $10 आज $10 बिलियन बन चुके हैं। वो भी उनकी एक बहुत बड़ी जर्नी है। लोगों ने वहाँ पे बहुत पैसा कमा लिया है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि मीडिया में आना कैसे है। ठीक है, तो हम उन तक पहुंचते हैं, उनकी स्टोरीज को दिखाते हैं कि किस तरह से ये लोग अमेरिका को देखते हैं, अमेरिका की गवर्नमेंट को देखते हैं, अमेरिका की पॉलिसीज को समझा इन्होंने। क्योंकि उन लोगों में से 80% लोग वो थे जिनको सिर्फ पंजाबी या हिंदी आती थी, इंग्लिश का ई भी नहीं आता था। राइट। फिर भी उन्होंने उस पॉलिसीज को समझा, वहां पे खेती की, ट्रक चलाया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। कहीं ना कहीं एक ऐसा दौर उन्होंने देखा जो सबसे टफ दौर था। वो दुनिया को बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम सोचते हैं कि आज हम अपनी हंसती खेलती दुनिया से ना अलग नहीं होना चाहते। हम अपने बच्चों को आज अलग अलग एक ऐसे एटमॉस्फेयर में हमने बड़ा किया है जिससे हमें उनको बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन वो बच्चे भी थे जो 40-50 साल पहले अमेरिका गए थे, वो भी तब बच्चे ही थे। लेकिन उन्होंने अपनी एक जिंदगी सवारी है बिल्कुल, और आगे बच्चों की भी। तो इसलिए उनकी स्टोरीज दिखाना बहुत जरूरी है। गॉट इट। एंड डू यू थिंक कि आज जो इंडियंस बाहर जा रहे हैं, of course they're not in the similar situation, a lot has changed, policies has changed, हम different mindset से वहाँ जाते हैं, but क्या वहाँ पे जाके जो growth perspective है, is it the same जो 20, 30, 40 years back उन लोगों के लिए था जो तब गए थे? बरिया, जब वो गए थे 30-40 साल पहले, तब सिचुएशन डिफरेंट थी। तब उनके हाथ में मोबाइल फोन नहीं था, GPS नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, दूर दूर तक सिर्फ लैंडलाइंस ही होते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी सिचुएशन भी टफ थी। ऑफ कोर्स। ठीक है, मैं कई ऐसे ट्रक ओनर से मिला हूँ, आज उनके पास 500 ट्रक हैं। ठीक है, लेकिन पहला दिन जब वो उन्होंने ट्रक चलाया था तब उनके पास ना तो कोई GPS था, बड़े बड़े चार्ट्स थे जो वो देख के पूरा हाथ से पेंसिल पे मार्क करते थे कि कैसे कैसे मेरा रूट जाएगा। लेकिन आज बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके पास GPS हैं, अलग अलग ट्रैक्स बने हुए हैं। लेकिन अगर हम आज की बात करें कि आज हमारा बच्चा कोई जाना चाहता है तो उसके लिए भी सिचुएशन टफ है। बिकॉज तब जो थे वीजा नॉर्म्स थे वो आसान थे। आज वीजा नॉर्म्स बहुत टफ हो चुके हैं। आज वीजा के लिए आप इंटरव्यू के लिए 2-2, 3-3 महीने आपको वेट करनी पड़ती है, तब आपका सिर्फ एक वीजा का इंटरव्यू का नंबर आता है। सेकेंड थिंग, आप उसमें पास होते हो या नहीं होते, ये सेकेंड थिंग है। उसके बाद आप वहां जाके करोगे क्या।
आज की जनरेशन सिर्फ सोच लेती है कि मुझे अमेरिका जाना है, ठीक है, ये एक उसका ख्वाब है। लेकिन अमेरिका चलो मान लो पहुंच गए, लैंड कर गए, क्या करोगे? आपके हाथ में ना तो कोई स्किल है, ना टैलेंट है, ना एजुकेशन है। लोग सोचते हैं कि मैं 10th या +2 पास करके अमेरिका चला जाऊं, वहां जाके आप करोगे क्या? उस वहां पे आप जैसे अनगिनत लोग पहले ही पहुंचे हुए हैं, बिल्कुल, यू नो, तो आप एक क्यू में लग जाओगे कि मेरे को भी जॉब मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं है। आज वहां पे जॉब लेनी बहुत टफ है, क्योंकि किसी भी कंपनी में आप जॉब लोगे तो वो भी देखेगा कि आपके अंदर टैलेंट क्या है, आपके अंदर, आपके पास वीजा कौन सा है। करंट सिनेरियो को देखते हुए आई वुड से स्पेशली ऐसी चीज़ें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई हैं। बिफोर दिस न्यू पॉलिसीज एंड द न्यू गवर्नमेंट्स थिंग्स वर स्टिल स्मूथ, बट नाउ दिस इज मोर इम्पोर्टेंट एंड इट इज़ अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ पे जाते हैं NRI स्टेटस लेने। सो दैट्स अगेन थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दिस आउट, नॉट जस्ट फॉर पेरेंट्स बट इवन फॉर यंगस्टर्स जो खुद सोच रहे हैं कि हमें वहाँ जाना है, या लाइफ का सिर्फ एक एम ही बनाया हुआ है कि हम वहीं जाके सेटल होंगे। यू कैन ऑफकोर्स गो, बट देन लुक वेयर डू यू फिट इन। देयर इज ऑल्सो दिस न्यू थिंग कमिंग अप जो हमने पहले नहीं देखी थी, विच इज़ ऑफ रिवर्स माइग्रेशन। जितनी तादाद में लोग जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, नाउ a portion of that has also started reversing कि हमें वापस आना है। Maybe government is forcing that, policies are enforcing them, or they themselves feel now that you know we can have a better life here as well. हमें वहाँ पे इतनी ज़्यादा restrictions में, इतनी difficulties में नहीं रहना है। What is your say on that, और what is your observation वहाँ पे इतने सारे NRIs के साथ बात करके कि ये जो नया trend है इसका reason क्या है, और you know is this long term, is this going to increase, और दिस इज अ लिमिटेड प्रोपोर्शन जो पहले भी था और आगे भी उतना ही रहेगा? रिवर्स माइग्रेशन डेफिनेटली बात है, कुछ सालों में ही ये देखा गया। ऑफ कोर्स इसका आंसर आप पहले दे चुके हो, पॉलिसीज। ओके, ट्रम्प गवर्नमेंट इसी बेस पे आई थी कि हम सबसे ज्यादा नौकरी के जो मौके पैदा करेंगे अपने लोगों के लिए करेंगे। वो गलत भी नहीं है, राइट, डेफिनेटली बात है। वहाँ के पेरेंट्स, वहाँ के बच्चे चाहते हैं कि हमें नौकरी मिले, हम वहाँ के रेजिडेंट्स हैं तो हमें जॉब मिले। डेफिनेटली बात है, इंडिया के हम सिटीजन हैं तो हमें लगेगा कि हमें जॉब मिले। राइट, गोरे या कोई और नस्ल के लोग आके यहाँ पे जॉब ले लें, हमारी जॉब ले लें, हम भी नहीं चाहेंगे। तो वो उसी तरह से अमेरिका, कनाडा, यूरोप भी नहीं चाहता। तो कहीं ना कहीं वहाँ से लोग जो हैं उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं। ओके, जिनके पास जॉब्स हैं, कंपनीज को ये बताया गया है इनडायरेक्टली कि कहीं ना कहीं से आपको सबसे ज्यादा नौकरियां उन लोगों को देनी है जो यहाँ के PR हैं, यहाँ के सिटीजन हैं। उन बच्चों को पहल पे देनी है नौकरियां। उन बच्चों को साइड पे रखिए, चाहे उनकी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा है फिर भी उनको साइड पे रखिए। डेफिनेटली बात है कि जो पैसा है वो हमारी देश में ही रहे। अगर कोई दूसरा आके कमाएगा तो डेफिनेटली बात है हमारा पैसा दूसरी कंट्री में जाएगा। ठीक है, अगर एक बच्चा यहाँ पे पढ़ने आता है, सेटल हो जाता है, तो लॉन्ग रन में वो शादी भी करेगा, वो अपने माँ बाप को भी बुलाएगा। तो किस पे ऊपर बोझ पड़ रहा है? हमारे देश के ऊपर बोझ पड़ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ट्रम्प गवर्नमेंट ने जब वो आई थी तब लोगों को यही कहा गया था कि नहीं, हम नौकरी के मौके पैदा करेंगे अपने लोगों के लिए, और वो हो भी रहा है। यहाँ पे H1 वीजा पे, HP वीजा पे जो लोग वहाँ पे जाते हैं, H1B वीजा, तो डेफिनेटली बात है कहीं ना कहीं वो लोग कई सालों से जॉब कर रहे हैं, पर उनकी जॉब का खतरा जो है, जाने का खतरा अब उनके सर पे मंडराने लग गया। तो इस वजह से उनको ये है कि अब मेरी कंपनी मुझे वापस बुला ले, मुझे अच्छी जॉब यहीं पे दे दे। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि वहाँ पे जो 30-40 साल से वहाँ सेटल्ड हैं इंडियन कम्युनिटी के, क्या वो यहाँ पे आना चाहते हैं? बिग नो। ओके, उनके बच्चे यहाँ पे आना चाहते हैं? बिग नो। जो कभी आए ही नहीं पिछले 30 साल में अमेरिका से, तो वो यहाँ पे आके इंडिया में सेटल हो ही नहीं सकते। उनको यहाँ पे भीड़, उनको यहाँ पे ट्रैफिक, उनको यहाँ पे जो जॉब का कल्चर है, तो डेफिनेटली बात है कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है, वो यहाँ पे सेटल हो ही नहीं सकते। आते हैं सिर्फ 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए छुट्टियां मना के वापस चले जाते हैं। Got it. लेकिन वो रिवर्स माइग्रेशन वो तो नहीं है बिल्कुल। रिवर्स माइग्रेशन में वही हैं जो H1B वीजा के लोग हैं वहाँ पे, या फिर इलीगल लोग वहाँ पे गए हुए हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं उनको कुछ कमाई का साधन नहीं मिल रहा, तो इस वजह से वो वापस आ रहे हैं। Before we wrap this video up, sir, one message which you could give to our viewers. It could be anything that you want to share with them.
सी मैं दो चीज़ों में अपने आप को देखता हूँ कि NRI वर्ल्ड, मीडिया वर्ल्ड। राइट। मीडिया वर्ल्ड में अगर आपको जाना है तो डेफिनेटली बात है, आप ये सोच के जाना कि मीडिया में आपको करना क्या है, क्योंकि आज मीडिया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इवेंट्स भी कर सकते हो, आप न्यूज़ भी कर सकते हो, आप इंटरव्यूज़ भी ले सकते हो और आप पॉडकास्ट भी ले सकते हो। लेकिन पॉडकास्ट एक भेड़ चाल की तरह नहीं होना चाहिए। एक पर्सपेक्टिव, एक नज़रिया साफ होना चाहिए कि मुझे पॉडकास्ट करना है तो क्यों करना है और किसके लिए करना है। सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं, लेकिन दूसरों के जज्बातों को समझ के पॉडकास्ट करना है। सेकंड, NRI वर्ल्ड। NRI वर्ल्ड सुनने में बहुत अच्छा लगता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं कि दुनिया के चकाचौंध में लोग जाना चाहते हैं, पर उस चकाचौंध में खो भी जाते हैं। जाइए ज़रूर, लेकिन आपके अंदर कोई टैलेंट है तो वो टैलेंट लेके जाइए, वरना आप ही उस चकाचौंध में कहीं खो जाओगे और आपके माँ बाप आपको ढूंढते रह जाएंगे। Thank you so much, sir. A very deep, harsh reality, but definitely has to be considered. So thank you for pointing that out. Thank you for taking out this time. It's my pleasure, Barisha. It's my pleasure. And I hope that हमारे जो viewers हैं, they take some learning from this and you enjoyed this conversation. Share it with people, share it with people जिनकी relatives शायद बाहर हैं या जो बाहर जाना चाहते हैं या जो ऐसी opportunities देख रहे हैं. Even those जो media की तरफ inclined है, because this video has a lot for them as well. If you have any other topic that you'd like us to cover, any opinions, any ideas that you want to share जो इस conversation से related हैं, put those in the comments, strike conversations, and like the video, share this video and subscribe to the channel. Thank you so much for watching.